हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएस उपाध्याय पर। मैं विकास शर्मा आप लोगों को +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर तरंग के बारे में। चैप्टर तरंग का एक टॉपिक है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। सबसे पहले बात करनी पड़ेगी हमें व्यतिकरण की, और वो भी किसके लिए? ध्वनि तरंगों के लिए। तो ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण क्या होता है? तो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण का मतलब होता है कि जब दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे। जब दो समान आवृत्ति की ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर क्या होती है? अध्यारोपित होती है। एक दूसरे पर क्या होती है? अध्यारोपित होती है। तो इस अध्यारोपण के कारण माध्यम के जो कण होते हैं, माध्यम के जो बिंदु होते हैं जहाँ पर कण क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो माध्यम के जो बिंदु होते हैं वहाँ पर कौन स्थित होते हैं? कण स्थित होते हैं। तो इन कणों का परिणामी आयाम जो है, परिणामी आयाम या तीव्रता क्या होती है? परिणामी आयाम या तीव्रता जो है वो दोनों तरंगों की तीव्रता के योग के बराबर होती है। दोनों तरंगों की तीव्रता के योग के बराबर होती है। इस घटना को किस नाम से जानते हैं? तो इस घटना को हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। यानी जब समान आवर्ती की ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई एक दूसरे पर क्या होती है? अध्यारोपित होती है। तो माध्यम के बिंदुओं पर स्थित कण जो है उनका परिणामी आयाम जो है वो किसके बराबर होता है? परिणामी आयाम या तीव्रता दोनों तरंगों के योग के बराबर होती है। इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। ठीक है। और जिन बिंदुओं पर, माध्यम के जो बिंदु है, जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिक है या तीव्रता का मान क्या है? अधिकतम है, वहां पर जो व्यतिकरण होता है उस व्यतिकरण को किस नाम से जानते हैं? समपोषी व्यतिकरण के नाम से जानते हैं। और जिन बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या है? न्यूनतम है, तीव्रता का मान क्या है? न्यूनतम है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग जानते हैं विनाशी व्यतिकरण के नाम से। तो व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक समपोषी होता है और एक विनाशी होता है। जहाँ समपोषी व्यतिकरण होता है उन बिंदुओं पर स्थित कण जो है उनकी तीव्रता और आयाम जो है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। और जहाँ न्यूनतम होता है वहाँ व्यतिकरण कौन सा होता है? विनाशी होता है। ठीक है। तो व्यतिकरण जो है वो मूल रूप से क्या है बच्चों? एक घटना है। व्यतिकरण क्या है? एक घटना है। व्यतिकरण क्या है? एक घटना है। किसकी घटना है ये? अध्यारोपण की एक घटना है। ठीक है। और किस तरंगों के लिए बात कर रहे हैं? ध्वनि तरंगों के लिए बात कर रहे हैं। ध्वनि तरंगे एक दिशा में क्या होनी चाहिए? संचरित होनी चाहिए। आयाम जो है वो लगभग समान हो सकता है या समान भी हो सकता है, परंतु आवृत्ति जो है वो क्या होनी चाहिए? दोनों तरंगों की समान होती है। अब अपने गणितीय विश्लेषण की बात कर लेते हैं कि गणितीय विश्लेषण क्या होता है व्यतिकरण का। ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण अपने क्या करते हैं? दो तरंगे मान लेते हैं। एक तरंग जो है वो क्या है? y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा t माइनस kx, ये तरंग फर्स्ट है। ठीक है। दूसरी तरंग अपने मान लेते हैं y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 5। ठीक है। ये हम लोग दूसरी तरंग मान लेते हैं। ठीक है। दोनों तरंगों के आयाम जो है वो क्या है? a1 और a2 है। विस्थापन क्या है? तात्क्षणिक विस्थापन y1 और y2 है। आवृत्तियां क्या है? दोनों तरंगों की समान आवृत्तियां हैं ओमेगा, और x जो है वो क्या है? इनके लिए पथांतर के लिए जो वैल्यू लिखते हैं। और 5 जो है वो क्या होता है? दोनों तरंगों के मध्य कलांतर होता है। kx वाली टर्म को आप लोग हटा करके भी लिख सकते हो, सीधा लिख सकते हो y1 इक्वल a1 साइन ओमेगा टी और y2 इक्वल a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, प्लस या माइनस 5 आप लोग ले सकते हो। यानी दोनों तरंगों के मध्य कलांतर जो है वो कितना है? 5 है। ठीक है। अब यदि दोनों तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती है तो इनके अंदर किसका सिद्धांत लगेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। ठीक है। तो अध्यारोपण जब इनका होगा तो अध्यारोपण से क्या होगा? अध्यारोपण से y जो है वो y1 प्लस y2 के जोड़ के बराबर आएगा। y किसके बराबर आएगा? y1 प्लस y2 के जोड़ के बराबर आएगा। यानी आपके पास में y का मान कितना आ जाता है? यहाँ से a1 साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस क्या आ जाएगा? a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस
फाई। ये समीकरण यहाँ बन जाती है। अब देखिए आगे क्या लिखते हैं, y इक्वल a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2। यहाँ क्या करते हैं, इसे a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। एक को a मान लेते हैं, दूसरे को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और यहाँ पर a प्लस बी का साइन a प्लस बी का सूत्र लगा देते हैं। किसका सूत्र लगा देते हैं, साइन a प्लस बी का सूत्र लगा देते हैं। आप सभी लोग जानते हो साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, इसे देखिए हमारे पास में इसे a मानना है हम लोगों ने, इसे क्या माना है, b माना है। ठीक है, ये जो टर्म है, इतनी टर्म लिख देता हूँ, ये जो इतनी टर्म है इसे हम लोगों ने क्या माना है, a माना है, और इसे क्या माना है हम लोगों ने, b माना है। ठीक है, तो a2 इक्वल क्या आएगा, साइन a यानी साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स, और साथ में क्या आएगा, कोस फाई आएगा, कोस फाई प्लस का क्या आएगा, a2 आएगा। देखिए a2 तो मल्टीप्लाई में दोनों टर्म के साथ आएगा। जैसे यदि यहाँ पर a2 मल्टीप्लाई में होता तो यहाँ भी आता और यहाँ भी आता, मल्टीप्लाई में तो ये आ गया प्लस a2। अब साइन की जगह क्या आएगा, कोस ओमेगा टी माइनस की एक्स, और कोस की जगह क्या आएगा, साइन फाई आएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई टर्म कॉमन आ रही है तो इसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जैसे अगर अपने इसमें देखें तो साइन ओमेगा टी के एक्स और साइन ओमेगा टी के एक्स जो है वो क्या आ रही है, कॉमन आ रहे हैं। ये वाली टर्म यहाँ से और यहाँ से, दोनों के अंदर से क्या आ रही है, ये टर्म कॉमन आ रही है। अगर दोनों के अंदर से ये कॉमन आ रही है तो देखिए y इक्वल क्या बनता है, y इक्वल हमारे पास में बनेगा, y इक्वल कॉमन कौन आ रहा है, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, a1, यहाँ से क्या बचेगा, a2, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, ये टर्म हमारे पास में यहाँ पर बच जाएगी। आगे देखिए, आगे जो है जैसे यहाँ पर हम लोगों ने साइन ओमेगा टी और के एक्स है साथ में, के एक्स इसको अलग से लिखा है। उसी तरीके से अपने क्या करते हैं, ये जो है कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसे एक तरफ लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसे कॉमन लेके लिखा है, यहाँ कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा पर इसे एक साथ लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देते हैं, a2 साइन फाई लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा लिख दिया हम लोगों ने। अब देखिए, अब अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो टर्म है, कौन सी टर्म है हमारे पास में, जो a1 प्लस a2 कोस फाई जो है, इसे मान लेते हैं किसके बराबर है, r कोस थीटा के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर, r कोस थीटा के बराबर है। और इसे मान लेता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। और इसी तरीके से ये जो टर्म लिखी गई है a2 साइन फाई, इसे मान लेता हूँ किसके बराबर है, r साइन थीटा के। ये क्या है, समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 3 और 4 के मान जो है वो यहाँ पर अगर हम लोग रख दें तो y इक्वल देखिए क्या बनेगा, y इक्वल बनेगा, y इक्वल r को पहले लिख दिया, इन दोनों के बीच में लिख देता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, और साथ में क्या है, कोस थीटा है, ये x है यहाँ पर, के एक्स, साथ में क्या है, कोस थीटा है। इसी तरीके से देखिए प्लस कोस ओमेगा टी, ये वैल्यू तो हमारे पास में, हमें क्या रखना है, r साइन थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी माइनस का के एक्स। ठीक है, ये टर्म जो है हमारे पास में आ जाएगी। अब देखिए ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। अगर इसे मैं a मानूँ, इसे मैं क्या मानता हूँ, इसे मैं a मानता हूँ, और इसे क्या मानता हूँ, अगर मैं b मानता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो r को कॉमन लेने के बाद में साइन a प्लस बी का फॉर्मूला फिर से बन जाएगा। तो अगर ये फॉर्मूला फिर से बनता है तब देखिए आपके पास में क्या बनता है, y इक्वल r साइन a और प्लस का b, प्लस की जगह क्या है, थीटा है। तो ये आपके पास में क्या आ जाती है, समीकरण 5 आ जाती है। समीकरण 5 जो है वो किसे बता रही है, परिणामी तरंग के विस्थापन को बता रही है। परिणामी तरंग का विस्थापन जो है वो कितना आ रहा है, तो परिणामी तरंग का विस्थापन आ रहा है y इक्वल r साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस थीटा। और परिणामी तरंग के अंदर कलांतर जो है वो कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। कलांतर का मान कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। आवृत्ति कितनी आ रही है, फिर से ओमेगा आ रही है, परंतु आयाम का मान कितना आ रहा है, r आ रहा है। आयाम कितना आ रहा है, r आ रहा है। तो r जो है वो क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। r जो है वो क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है। ये परिणामी तरंग का आयाम है, ये परिणामी तरंग की आवृत्ति है, और ये किसका मान है, ये
कलांतर का मान है। ठीक है, परिणामी तरंग के लिए ये तीनों मान जो हमारे पास में प्राप्त हो जाते हैं। कलांतर कितना आ जाता है, थीटा आ जाता है। आवृत्ति देख सकते हो आप लोग, फिर से वही आ रही है, जैसे ऊपर आवृत्ति कितनी थी, ओमेगा थी, और अब भी हमारे पास में आवृत्ति का मान कितना आ रहा है, ओमेगा ही आ रहा है, परंतु आयाम कितना आ जाता है, आयाम जो है वो आर आ जाता है। अगर अपने परिणामी आयाम का मान ज्ञात करें तो परिणामी आयाम जो है बच्चों वो ज्ञात होगा समीकरण 3 और 4 से। परिणामी तरंग का आयाम किससे ज्ञात होगा, समीकरण 3 और 4 से होगा। समीकरण 3 और 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 3 व समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, वर्ग करके जोड़ने पर आप लोग देख सकते हो यहाँ से आर का तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगी, कोस का वर्ग करेंगे क्या आएगा, कोस स्क्वायर आएगा थीटा के साथ में। यहाँ देखिए आर का वर्ग करेंगे आर स्क्वायर आएगा, और साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, बराबर वाली टर्म देखिए, इन दोनों का क्या होगा, यहाँ से वर्ग होगा, होल स्क्वायर बनेगी किसकी। अगर एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना चाहिए तो लिख सकते हो a2 cos फाई, और इसकी क्या आएगी, होल स्क्वायर आएगी, प्लस यहाँ पर a2 की स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की भी क्या आ जाएगी, स्क्वायर आ जाएगी। तो आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और बराबर आप लोग देखिए इसे जब खोलोगे तो ये बनेगा a1 की स्क्वायर प्लस a2 की स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, और प्लस 2a1 a2 और साथ में क्या है, कोस फाई है, साथ में क्या है, कोस फाई है, और प्लस का a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, फाई बनेगा बच्चों, फाई। यहाँ पर जो वैल्यू लिख रखी है हम लोगों ने, इसकी कितनी लिख रखी है, फाई लिख रखी है, तो यहाँ क्या आएगा, फाई आएगा, तो यहाँ भी क्या बनेगा, फाई बनेगा। ठीक है, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बनेगा। अब देखिए आप लोग जानते हो सर्व समीकरण से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ आर स्क्वायर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये देखिए ये और ये, इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और फिर से बनेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई, जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो सिर्फ क्या आएगा, a2 स्क्वायर, प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 2a1 a2 कोस फाई आ जाएगा। ठीक है, ये किसका मान है, आर स्क्वायर का मान है। तो आर का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अंडरूट आ जाएगी, यानी आर का मान आपके पास में बच्चों कितना आएगा, आर का मान आएगा a1 की स्क्वायर प्लस a2 की स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और कोस फाई। ठीक है, इनकी क्या है बच्चों, पावर 1/2 है, या आप लोग बोल सकते हो क्या है, अंडरूट है। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 6 आ जाती है। समीकरण नंबर कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। ये मान है बच्चों हमारे पास में किसका, कैपिटल आर का। यहाँ से आप लोग और मान ज्ञात कर सकते हो, किसका, कलांतर का, थीटा का मान भी आप लोग क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। थीटा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 में 3 का क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा। तो देखिए इसे मैं हटा देता हूँ। देखिए अगर थीटा का मान ज्ञात करना है आपको तो समीकरण 4 में क्या करेंगे, समीकरण 4 में 3 का भाग देंगे, समीकरण 4 में भाग देंगे किसका, समीकरण 3 का, समीकरण 3 का। अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आर साइन थीटा और भाग आर कोस थीटा। तो इस साइड क्या आएगा, ऊपर a2 साइन फाई, और नीचे क्या आएगा, ये साइन है बच्चों, साइन, नीचे क्या आएगा a1 a2 कोस फाई। ठीक है, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, साइन बटा कोस, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो ये a2 साइन फाई और भाग में क्या आ जाएगा, a1 a2 कोस फाई। ठीक है, यानी थीटा का अगर मान ज्ञात करें तो कितना आएगा, टेन इनवर्स, और ये आएगा a2 साइन फाई बटा a1 प्लस a2 कोस फाई। ठीक है, ये हमारे पास में समीकरण आ जाती है 7। तो समीकरण 7 से आप लोग थीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, और समीकरण 6 से आप लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हो, आर का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। यहाँ एक टर्म और बचती है जिसका मान है तीव्रता। ठीक है, अगर तीव्रता का मान ज्ञात करना हो आपको, अगर तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो देखिए तीव्रता का मान किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आप लोग जानते हो तीव्रता जो है वो क्या होती है, तीव्रता समानुपाती होती है किसके,
आयाम के वर्ग के। आयाम का अगर क्या कर दिया जाए, वर्ग कर दिया जाए, तो वो किसके समानुपाती होता है, तीव्रता के समानुपाती होता है। तीव्रता को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं, और किसके है, आयाम के वर्ग के समानुपाती है। तो आर स्क्वायर के वर्ग की क्या होगी, ये समानुपाती होगी। ठीक है, यानी यहाँ से अगर समानुपाती हटाओगे तो आई इक्वल एक नियतांक लगेगा के आर स्क्वायर। आई इक्वल क्या आएगा, के आर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये क्या आ जाती है आपके पास में, तीव्रता आई आ जाती है। अब देखिए, अगर अलग अलग बात करें हम लोग तरंग फर्स्ट और तरंग सेकंड के लिए तीव्रताओं के मान अगर देखें, तो आपको पता होना चाहिए कि I1 जो है वो किसके बराबर आएगा, के, और आर की जगह पहली तरंग का कितना है, A1 स्क्वायर। I2 का अगर मान ज्ञात करें तो क्या आएगा, के A2 की स्क्वायर आएगी। ठीक है, यानी यहाँ से अगर आप लोग देखो इस समीकरण को, तो इस समीकरण को मैं फिर से लिख देता हूँ आर की स्क्वायर के रूप में। आर की स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 और कोस 5, ये है हमारे पास में ये समीकरण। तो इस समीकरण को अगर के से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, के से, तो ये बनेगा के आर स्क्वायर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 के A1 A2 और कोस 5, ये बनता है। आप लोग देख सकते हो के आर स्क्वायर जो किसका मान है, आई का मान है। ठीक है, और के A1 स्क्वायर किसका मान है, I1 का मान है, और ये किसका मान है, ये I2 का मान है। ठीक है, प्लस अब देखिए 2 को तो मैं बाहर रखता हूँ, और ये के A1 है, और यहाँ क्या है, सिर्फ A2 है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, के को क्या लिख सकता हूँ, अंडरूट के गुणा अंडरूट के, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जो के A1 है, A2 है, इसे फिर ऐसे लिखेंगे रूट A1 और रूट के A2, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं इसे अंडरूट के अंदर भेज दूं तो ऐसे लिखेंगे इसे, यानी स्क्वायर लगानी पड़ेगी, क्योंकि अंडरूट जो स्क्वायर को कैंसिल करेगा, फिर से यही टर्म बन जाएगी। और ये मान जो है बच्चों किसके हैं, तो ये I1 I2 के मान है, पर किसके साथ में, रूट के साथ में, यानी यहाँ क्या आएगा, रूट I1 रूट I2 और कोस 5, यानी कुल मिलाकर के आई का जो मान है वो क्या आ जाता है, I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2 और कोस 5, ये मान आ जाता है बच्चों तीव्रता का। ठीक है, ये समीकरण 6 है, इसके बाद में एक और लगाई थी 7, ये शायद 8 या 9 समीकरण प्राप्त हो जाती है। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हो। तो परिणामी आयाम ज्ञात कर लिया, फाई का मान ज्ञात कर लिया, और किसका मान ज्ञात कर लिया, तीव्रता आई का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे संपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, इन दोनों के लिए शर्तें। ठीक है, और ऊर्जा वितरण जो व्यतिकरण में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।